हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो देखिए, काफी लंबे समय बाद ये पूरी वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। देखिए, थोड़ा सा मैं जो ना बिजी चल रहा हूँ। अभी मेरे थोड़ा सा जॉब है। ठीक है। तो वहाँ पर काम का वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि मैं बस जल्दी जल्दी जॉब छोड़ना चाहता हूँ, सो दैट कि मेरा चैनल से जाए और मैं आप सब लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूँ और फ्री में आप लोगों को मैं पढ़ाता रहूं। ठीक है। बट इसके लिए आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है। एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं आप लोगों के लिए, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लेकर आऊं, फ्री में आपको आप लोगों को पढ़ाऊं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम जो है ना, जो सीबीएसई है, सीबीएसई। ठीक है। सीबीएसई क्लास 11th का जो है, हम तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी है ये। जियोग्राफी का ये चैप्टर 3 है। ठीक है। चैप्टर सॉरी 3 है ये। चैप्टर 3 है। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं, और इसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इसमें काफी डिटेल में हम पढ़ेंगे इंटीरियर के बारे में, अर्थ के बारे में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा, मोर एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में चलेंगे हम। ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं बिना समय गवाए। बट चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर दीजिए, यही आप लोगों की सपोर्ट है मेरे लिए। ठीक है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में वगैरह में शेयर कीजिए जहां तक आप कर सकते हैं। और XYZ जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं कर दीजिए, ताकि वीडियो जो ना चल जाए बस। ठीक है। चल जाए। ठीक है। तो यही मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से। चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 3। अब ये जो है, जो हमारे सीबीएसई है, उसका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। आई नो दैट। बट हाँ, वो भी एक तरीके से सही है। ठीक है, करा दिया, मैं भूल गया था इस वाले चैप्टर को। ठीक है। मगर अभी मुझे याद आया। ठीक है, कि ये वाला चैप्टर तो रह ही गया। अब देखिए, इसमें हम आंतरिक जो संरचना है अर्थ की वो पढ़ते हैं। बट मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम इसमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं, तो यू शुड हैव द आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है। ये कुछ इस तरीके का हमारा इंटीरियर होता है अर्थ का। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट तो आपको पढ़ाई है कि जो क्रस्ट होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये अपर मेंटल वाला पार्ट है। ठीक है, अपर मेंटल है। ठीक है। ये एस्टेनोस्फीयर वाला पार्ट है, ये पार्शियली मॉल्टन होता है। ठीक है, मॉल्टन यानी एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। यहाँ पर कुछ सॉलिड पदार्थ भी पाए जाते हैं, ये कुछ मॉल्टन ही पाए जाते हैं, यानी एक तरीके से मिक्सिंग होती है इन दोनों की। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो एस्टेनोस्फीयर है वो पार्टियली सॉरी पार्शियली क्या होती है, एक तरीके से सॉलिड भी होती है और लिक्विड भी होती है। ये मेंटल का ट्रांजिशन है, ये लोअर मेंटल है। ठीक है। ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। ये इनर कोर जो है वो सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है। ये आउटर कोर जो है वो लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड है। लोअर मेंटल जो है, एक तरीके से यहाँ पर सॉलिड भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, और लिक्विड भी पाए जाते हैं। मेंटल का ट्रांजिशन है, ये वाला ट्रांजिशन फेज है। और यहाँ पर हमें एस्टेनोस्फीयर कंप्लीटली देखने के लिए मिलती है। नाउ यू हैव दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कि व्हाट इज द एस्टेनोस्फीयर। एस्टेनोस्फीयर क्या है आखिरकार। एस्टेनोस्फीयर जो है ना, एक तरीके से यहीं पर जो सबडक्शन और सब अबडक्शन होता है ना, वो यहीं पर होता है। ठीक है। स्लैप पुल और स्लैप सक्शन, जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, और वो इस तरीके से कन्वर्ज कर रही होती है एक प्लेट दूसरी प्लेट में, और ये अंदर जा रही होती है, इसको बोलते हैं सबडक्शन। ठीक है, सबडक्शन। ठीक है। और ये एक तरीके से अगर मैं एग्जांपल दूं ना, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी कि ये वाली कौन सी प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट है, और ये हमारी इंडियन प्लेट है, जो कि कहीं ना कहीं सबडक्ट हो रही है यूरेशियन प्लेट के नीचे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इंडियन प्लेट है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से पहले यहाँ पर ओशिनिक क्रस्ट हुआ करती थी, और ये पूरी की पूरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम होती है और ओशिनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये यहाँ पर सबडक्ट हो रही है। और हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है फिर? माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं हम जिसको, एक तरीके से हम उसे क्या बोलते हैं? हिमालयाज बोलते हैं। ये पता नहीं क्यों मिट गया, अपने आप ही मिट गया भाई, मैंने नहीं मिटवाया, पहले बता रही हूँ मैं। ठीक है, मैंने नहीं मिटवाया।
ठीक है, ये इतनी इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये इंटीरियर देख लिया आप लोगों ने, समझ में आ गया है। चले, तो एक तरीके से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है ना 6,700 और 70 समथिंग। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इतनी जो ना मतलब एक तरीके से रेडियस है कि इसकी अर्थ के। ठीक है, डायमीटर जो है, अगर हम रेडियस की बात करें तो डायमीटर दुगना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको बात। चले आगे, चलो अब देखते हैं ये वाला आंतरिक संरचना। ठीक है, what do you imagine about the nature of the earth? Do you imagine it to be the solid ball like cricket ball or a hollow earth? देखिए, हम जब गॉडजिला मूवी देखते हैं ना, तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता चलता है कि हॉलो अर्थ भी कुछ होता है। बट हमने कभी भी रियलिटी में ये सारी चीजें नहीं सुनी है। ये सारी चीजें हाइपोथेटिकल हैं। वी हैव नो क्लियर आइडियाज अबाउट दिस। ठीक है, कि वेदर वी हैव अ हॉलो अर्थ और नॉट। ठीक है, हैव यू एवर सीन फोटोग्राफ्स ऑफ इमेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन? वोल्केनिक इरप्शन देखें, वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कैन यू रिकलेक्ट द इमरजेंस ऑफ मॉल्टन लावा? मॉल्टन लावा जो आया है, एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जब जब जो मेल्टिंग मैंने एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में अगर रॉक वगैरह होती है और वो धरती के अंदर है, तो उसको बोलते हैं हम मैग्मा। मैग्मा, ठीक है, मैग्मा मैग्मा होगा। ठीक है, ये मैग्मा अगर ये धरती पर फ्लो करने लग जाए वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू, तो इसको बोलते हैं हम लावा। ठीक है, ये एक डिस्टिंग्विश करने के लिए है कि हाँ, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज वेदर इट इज लावा और मैग्मा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। डस्ट, स्मोक, फायर एंड मैग्मा। ठीक है, मैग्मा फ्लोइंग आउट ऑफ द वोल्केनिक क्रेटर। ठीक है, वोल्केनो से बाहर आता है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन डायरेक्ट एविडेंसेस। अब इंटीरियर के अर्थ को अगर हमें समझना है, तो ये इनडायरेक्ट एविडेंसेस के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, ये कैसे पता चलेगा इनडायरेक्ट जो सोर्सेज है वो कौन कौन से हैं? तो काफी सारी चीजें कहीं ना कहीं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हो गई, या फिर क्या नाम है एंडोजेनेटिक फोर्सेस हो गई, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, जिससे हमने कहीं ये पता लगाया है कि आखिरकार जो अर्थ कितनी गहरी है और उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। अब आपको इतना तो पता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म नहीं है। हमें काफी सारी वेरिएशन देखने के लिए मिलती हैं कि कहीं पर अर्थ सॉलिड है, कहीं पर अर्थ लिक्विड है। ठीक है, कहीं पर सॉलिड जो चीजें हैं वो पाई जा रही है, कहीं पर लिक्विड पाई जा रही है। ठीक है, ये तो बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई है। तो अब मुझे आपको समझाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर देखिए 30 मिनट से ऊपर का जाता है लेक्चर, देन आई विल स्टॉप। ठीक है, आई विल स्टॉप एंड आई विल कंटिन्यू द फर्दर लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर में जो चलती हैं उसको हम बोलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, एंडोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जो बाहर चलती हैं उनको एक्सोजेनेटिक बोलते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली काम कर रही होती है अर्थ पर। अब ये कैसे जनरेट होती है? देखिए, कुछ तो अर्थ की जो मूवमेंट हो रही है ना, उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, उसकी वजह से भी काफी सारी फोर्सेस जनरेट होती हैं। कुछ जो अदर जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे कि कन्वेक्शन और कंडक्शन करंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। कन्वेक्शन मैं आपको बताऊं, कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है। मानकर चलिए, ये जो ना एक, जस्ट सेकेंड, ये एक धरती है। ठीक है, धरती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब हम धरती से ऊपर की तरफ जाते हैं, व्हेन वी मूव अपवर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, वी एक्सपीरियंस कोल्ड टेम्परेचर हम एक्सपीरियंस करते हैं। बट whenever we come close to the earth, we experience the warm temperature। ये चीज आपको यहाँ पर पता है। ठीक है, अब जैसे ही हम ऊपर भी जाते हैं ना, तो भी डेंसिटी बढ़ती है। जितनी ज्यादा ठंडी जगह होगी उतनी ज्यादा हाई डेंसिटी होगी। लोअर डेंसिटी हमें अर्थ के नजदीक ही मिल सकती है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब देखिए, मानकर चलिए गर्मियों का मौसम है, गर्मियों का मौसम है। ठीक है, और सूर्य की किरणें जो है ना डायरेक्ट अर्थ पर पड़ रही हैं। ठीक है, अर्थ पर पड़ रही हैं, यहाँ पर पड़ रही हैं। यहाँ पर ये इंसोलेशन हो रहा है, यहाँ पर इंसोलेशन हो रहा है। ठीक है, ये धरती गर्म हो गई, तो इसके आसपास की एयर भी तो गर्म ही होगी ना, गर्म होगी ना, होगी। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए ये सरफेस अब सी सरफेस है। सी सरफेस पर जो है सन की रेज पड़ी नीचे, और ये जो सी की जो सरफेस है, समुद्र की जो सरफेस है ऊपर वाली, गर्म हुई, और यहाँ पर हमें इवेपोरेशन देखने के लिए मिला। इवेपोरेशन देखने के लिए मिला ना। अब ये जो गर्म हवा है, इसकी डेंसिटी लो हो जाएगी। जब इसकी डेंसिटी लो बहुत हल्की हो जाएगी, तो ये ऊपर उठना चालू कर देगी। ऊपर उठना चालू कर देगी। अब यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगी, तो इसमें जो ना चेंजेस आएंगे। ठीक है,
अब ये जो ऊपर वाली हवा है, ऊपर वाली हवा है, ये कहीं और चली जाएगी, कहीं और डाइवर्ट हो जाएगी। जब हम मैं आपको साइकिल पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, सारे के सारे हेडली साइकिल और फेरल साइकिल और फिर पोलर साइकिल, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा। ये कहीं और चली, अपने आप बस इतना समझिए, ये कहीं और चली जाएगी, ठीक है। मगर एक तरीके से पूरा का पूरा सर्कल बना देगी, साइकिल बना देगी, ठीक है। ये जो साइकिल हो जाएगा, ठंडी हवा, गर्म हवा ऊपर गई, ठंडी हुई, फिर ठंडी हवा नीचे आई, गर्म हुई, ठीक है। तो एक तरीके से ये पूरा का पूरा कन्वेक्शन सेल है, ठीक है, यही कन्वेक्शन करंट होती है, ठीक है। मान लीजिए ये एक बकेट है, यहाँ पर स्टोव चल रहा है, पूरा का पूरा स्टोव चल रहा है, पानी गर्म हो रहा है। पहले कौन सा पानी गर्म होगा? ऊपर वाला गर्म होगा, नीचे वाला गर्म होगा? नीचे वाला गर्म होगा ना। ये पानी के जो मॉलिक्यूल है फिर आपस में वाइब्रेट करने लगेंगे, आपस में जब वाइब्रेशन होगी तो इनकी जो वाइब्रेशन है, पानी गर्म, ये जो गर्म वाले मॉलिक्यूल है ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेंगे। तो ये जब ऊपर चलते जाएंगे, पानी गर्म ऊपर, पानी जो गर्म है वो ऊपर चलता जाएगा, तो जो ऊपर वाला पानी है वो नीचे आता जाएगा, ठीक है। ऐसा भी होता है। मगर यहाँ पर पानी में क्या होगा, एक मिनट में पहले इसे मिटो दो। यहाँ पर क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, ये बकेट है, यहाँ पर ये स्टोव है, चल रहा है, ये पानी यहाँ तक लबालब भरा हुआ है। अब ये वाला पानी गर्म हो गया, इसमें जितने मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी एनर्जी ऊपर वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये पानी जो है ना, ये जो करंट है, ये जो करंट है इस मॉलिक्यूल से इसमें ट्रांसफर हो रही है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट, ठीक है। फिर ये और गर्म होगा तो इसके ऊपर वाला थोड़ा और गर्म हो जाएगा, फिर ये और गर्म होगा, भभकने लगेगा, तो इसके ऊपर वाला थोड़ा गर्म गर्म होगा। यानी यहाँ पर अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 99 तो होगा ना कम से कम। मतलब एक तरीके से एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है, और ऐसे ही एनर्जी पूरी पूरी यूं चलती रहेगी साइकिल में। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट, ठीक है। समझ गए? अब बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन की आपने देखा, पानी तो गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है भाई साहब, मगर नहाने के लिए नहीं है, ठीक है। ये पानी गर्म हो रहा है, मगर पानी के गर्म होने से पहले, पानी के गर्म होने से पहले ये बर्तन गर्म हो रहा है, और बर्तन के अंदर पार्टिकल्स हैं, जैसे कि तार के अंदर एक वायर होता है ना, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। और उसके अंदर भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो वो आपस में एनर्जी का ट्रांसमिशन करते हैं, वाइब्रेशन होती है। तो यहाँ पर भी बर्तन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो गर्म होंगे, वो आपस में एनर्जी ट्रांसफर करके इस पूरे बर्तन को गर्म कर देंगे, टच हो रहे होंगे, बिल्कुल भी माइन्यूट स्पेस होगा उनमें, तो उसको बोलते हैं कंडक्शन। जब आप चिमटा पकड़ेंगे, चिमटा या फिर भी कुछ भी चम्मच वगैरह गैस पर लगाएंगे, तो चम्मच का पहला तो आगे वाला हिस्सा गर्म होगा, फिर पूरा का पूरा धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी, ऊपर तक गर्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कंडक्शन, कंडक्ट करा हुआ है, एकदम सटाया हुआ, लगाया हुआ है, जिससे कि वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। मगर कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं, एक साइकिल बनाते हैं कन्वेक्शन में, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये धरती के अंदर भी चलती है, ठीक है, धरती के अंदर भी चलती है, और इसी प्रोसेस की वजह से हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग, वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, आपको ये तो बता दिया मैंने। A proper understanding of the physiographic character of a region remains incomplete in the effect of endogenic processes are ignored. Human life is largely influenced by physiography of the region. Obvious सी बात है कि ह्यूमन की जो लाइफ है वो फिजियोग्राफी, मानकर चलिए, मैं अगर बात करूं ह्यूमन की फिजियोग्राफी की, तो जो सऊदी में जो लोग रह रहे हैं उनकी वेशभूषा, क्यूजिन वगैरह सब अलग है ना। तो उनको किसने प्रभावित करा है? वहां का जो क्लाइमेट है, वहां का जो नेचर है, ठीक है, उस तरीके से वो प्रभावित हुए हैं। दे कैन नॉट वियर हाईली टाइट क्लॉथ्स, ठीक है, ठीक है। मतलब एक तरीके से जो टाइट क्लॉथ होते हैं वो नहीं पहन सकते हैं, वो ढीली ढाली जो चीजें होती हैं वो ही पहन सकते हैं, बिकॉज दे फील हीट, ठीक है, दे फील हीट, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट वियर सच क्लॉथ विच मेक देम अनकंफर्टेबल, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। Therefore, it is necessary that one gets acquainted with the forces that influence the landscape of the development. कौन सी फोर्सेस होती हैं जो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम बात करें तो इम्पैक्ट डालती हैं, यानी इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। कौन सी हो गई आप मुझे बताइए, ठीक है। सुनामी, अर्थ का हिलना, ठीक है, अर्थक्वेक जिसे हम बोलते हैं, सुनामी हो गई, ठीक है। और बाउंड्रीज, प्लेट
PTT, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, यानी एक तरीके से मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, ठीक है, उनकी वजह से अर्थक्वेक आएगा या फिर सुनामी आएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं कि इम्पैक्ट डालती हैं, शेप मतलब लैंडस्केप को जो ना रीशेप्ड करती हैं, अनशेप्ड करती हैं और दोबारा से शेप करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर जानने के लिए मिलने वाली हैं, ठीक है। जैसे कि सुनामी आई पहले वहां पर एक पूरा का पूरा पहाड़ हुआ करता, उस पूरे पहाड़ को उजाड़ दिया। अर्थक्वेक आया, पहले पूरा का पूरा पहाड़ हुआ करता, बीच में से आता गया, ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया। तो ये इस तरीके से लैंडफॉर्म जो है इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है हो रहे हैं, तभी तो हमें काफी सारी चीजें अलग अलग देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। कहीं पर पहाड़ उग रहे हैं, कहीं पर पहाड़ नहीं उग रहे हैं, मतलब राइज कर रहे हैं पहाड़, ठीक है, माउंटेन्स। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सोर्सेस सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर। और देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं बीए की क्लासेस भी चालू करने वाला हूँ जल्द ही, ठीक है। चालू कर दूंगा, बीए की क्लासेस भी होती हैं, और आपके जो बीए में जितने भी, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी हो गई, ठीक है, वो तो खैर मैंने पढ़ी है बहुत ज्यादा, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी हो गई और आपकी हिस्ट्री होगी बीए की, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो तो मैंने खैर नोट्स बनाए थे जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसमें से मैंने नोट्स भी बनाए थे। इग्नू के भी चालू कर दूंगा, और आपके डीओ के भी जितने बच्चे हैं ओपन लर्निंग से जितने पढ़ रहे हैं, सबके लिए ईज में लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। उसमें एनवायरमेंट हो, कोई सा भी टॉपिक हो, आई विल बी कवरिंग दैट, ठीक है। इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं वो सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। इंग्लिश हो गई, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी हो गई। तो ज्योग्राफी तो खैर ऑनर्स वाले सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। वो शायद हम जो है कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं ले सकते, मगर हाँ ये होता है कि इग्नू से हम ले सकते हैं, तो आई विल बी टीचिंग ज्योग्राफी देन एंड देयर, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए वीडियो पे फोकस करते हैं, क्लास पे फोकस करते हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। अर्थ की रेडियस कितनी है, इतनी है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाई हुई थी, ठीक है, 6,370 किलोमीटर। मगर यहाँ पर कुछ वेरिएशन लिखा है, बट हाँ अप्रोक्स लेकर चलते हैं हम, अप्रोक्स लेकर चलते हैं हम। अब इस अर्थ तक कोई भी नहीं पहुंच पाया, इसके कोर तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है, ठीक है, पहुंच पाया है। तो हमें यहाँ पर काफी सारी जो वेरिएशंस देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अर्थ का इंटीरियर तो काफी गर्म होगा, ऑब्वियस सी बात है। देखिए काफी सारे साइंटिस्ट ने ये भी कहा था कि जब हम अर्थ की क्रस्ट से सेंटर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, कोई जवाब नहीं मिला, मगर हाँ बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, ये चीज आपको समझनी होगी। अब 12 किलोमीटर तक का अभी तक जो है हम खोद पाए हैं, ड्रिलिंग कर पाए हैं, ठीक है, वो भी कोला में, ठीक है। कोला साइबेरियन कंट्री, यूएसएसआर ने करा था उस समय पर, रसिया ने करा था, ठीक है। एक बड़ा गड्ढा कर पाए हैं, मगर इससे ज्यादा नहीं। क्यों, क्योंकि अगर इक्विपमेंट इससे नीचे जाएंगे तो पिघल जाएंगे। हमारे पास अभी तक ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं है जो नीचे जा सके, और ठीक है। देखिए ये वाला गड्ढे की बात कर रहा हूं मैं। 1970 में सोवियत साइंटिस्ट बिगिन ड्रिलिंग द कोला सुपर बोर होल, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई अगर फीट में नापे 40,318 फीट है, ठीक है। और बहुत गहरा है ये गड्ढा, बहुत गहरा, ठीक है, 12 किलोमीटर बहुत होता है। देखिए यहाँ पर ये मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच है, सबसे गहरी खाई दुनिया की, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच है जिसकी जो डेप्थ है वो है 10.9 किलोमीटर। और यहाँ पर जो बोर होल, जो साइबेरियन कंट्री में, साइबेरियन जो स्कैंडिनेवियन रीजन में बना है, वो कोला सुपर बोर होल है जो 12.3 किलोमीटर का है, ठीक है। अब आप खुद सोच सकते हैं, बुर्ज खलीफा इतनी सी है, ठीक है। अब ये देख लीजिए यहाँ पर आप, यानी 848 मीटर शायद इसकी कुछ है, शायद 800 मीटर भी नहीं होगी पूरी, ठीक है। बुर्ज खलीफा की लंबाई आप मुझे बताइए, बुर्ज खलीफा की लंबाई कितनी है, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ओके। यानी अगर मैं बात करूं टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इसकी कितनी हाइट है, ठीक है। तो ये हम यहीं तक खोद पाए हैं अभी तक, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए भाई साहब, ठीक है, और मेरी बहनों, ठीक है। अंडर सच कंडीशंस यू मे वंडर हाउ साइंटिस्ट टेल अस अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर, द टाइप ऑफ मटेरियल दैट एग्जिस्ट एट सच डेप्थ। अब ऐसी कंडीशन में हमने कैसे यहाँ पर यहाँ से सामान निकाला, और साइंटिस्ट ने हमें कैसे बताया कि अंदर क्या है, ठीक है। अब उस चीज के लिए काफी सारे हमने तिगड़मबाजी लगाई, और उसके बाद हमने जाना पहचाना, ठीक है। अब वो तिगड़मबाजी क्या थी, उसी चीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
अब इसके लिए दो प्रकार की ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं। एक तो डायरेक्ट सोर्सेज, कि हमारे पास कुछ डायरेक्ट सोर्सेज मिल जाए और उससे हम इन्फर कर सके, पता लगा सके, या फिर एक तरीके से अनुमान लगा सके कि ये चीज अर्थ के इंटीरियर में हो सकती है। ठीक है। या फिर कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज भी हों कि हम उनसे पता लगा सकें कि ऐसे ऐसी चीज भी हो सकी हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो। अब डायरेक्ट सोर्सेज में क्या आता है, हमने माइनिंग करी 3 से 4 किलोमीटर साउथ अफ्रीका में। ठीक है। तो माइनिंग करके हमें ये पता लगा कि इस प्रकार के मिनरल्स या मटेरियल हमारी अर्थ में पाए जा सकते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान जितना भी लावा बाहर आता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, एशिड वगैरह, उन सबको एनालाइज करा। उन सब के बाद हमने एनालाइज करके ये पता लगाया कि इस प्रकार के मटेरियल भी आ सकते हैं। ठीक है। यानी एक तरीके से ये भी एक सोर्स की तरह ही हमारे लिए काम में आया। ठीक है। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो काफी सारा लावा बाहर आता है ना, मैग्मा उसके धरती के अंदर, लावा बाहर। ठीक है। मैग्मा धरती के अंदर, लावा बाहर। ठीक है। जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको हमने लिया वहां से और एनालाइज करा, तब पता लगा कि ऐसे ऐसे चीजें भी हैं कि यहाँ पर धरती के अंदर ये मटेरियल भी पाए जाते हैं। अभी कौन कौन से हैं, ऑलमोस्ट सारे पाए जाते हैं। ठीक है। ये तो हमारे रहे डायरेक्ट सोर्सेज कि माइनिंग कर ली हमने, ड्रिलिंग कर ली और वॉल्केनिक इरप्शन। अब हमारे पास आते हैं कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस जिससे हमने ये पता लगाया कि अर्थ के अंदर क्या क्या चल रहा है आखिरकार। ठीक है। We know through the mining activity that temperature and pressure increase with the increased distance from the surface towards the interior। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब डेंसिटी भी वैसे ही इंक्रीज होती है। अब देखिए, अब इनडायरेक्ट सोर्सेज, पहली चीज मिट्टियोर्स, आपने देखा होगा मिट्टियोर्स। जब मतलब धरती के अंदर कोई भी उल्का पिंड आता है, अंदर एंटर कर जाता है, तो उसको हमने लिया, उसको थोड़ा सा मटेरियल लिया, उसको एनालाइज करा, क्योंकि हमारी धरती भी एक समय पर उसी उल्का पिंड की तरह ही थी। ठीक है। तो हमें ये पता लग सकता है कि धरती के अंदर किस किस प्रकार के मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है। मिटियोर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट मटेरियल दैट बिकम्स अवेलेबल फॉर एनालिसिस फ्रॉम मिटियोर्स इज नॉट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर से नहीं है, बट फिर भी हम ये तो पता लगा सकते हैं ना कि क्या क्या हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी धरती भी उसी मटेरियल से बनी हुई है। द मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इन द मेटियोर आर सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। सिंपल सी बात है। अब इनडायरेक्ट सोर्सेस, इनडायरेक्ट सोर्सेस में एक तो मेटेरियल्स आ जाते हैं, दूसरी चीज ग्रेविटेशन फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक एक्टिविटी। इनसे भी हमने पता लगाने की कोशिश करी कि आखिरकार धरती के अंदर कितनी कितनी चीजें और क्या क्या पाया जाता है। अब ये ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक एक्टिविटी हमारे एक तरीके से लाठी बनने वाली है, जो हमें ये बताएंगे कि आखिरकार अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीज पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए, एक चीज जो यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि देखिए, जो ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी, वो हर जगह पर अलग अलग पाई जाती है। हर जगह पर अलग अलग पाई जाती है। इफ आई टॉक अबाउट द पोलर एरियाज में जो ग्रेविटी है, जी फोर्स जो है वो काफी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द एरियाज एट द इक्वेटर। इक्वेटर एरियाज में जो ग्रेविटी है वो इन कंपैरिजन टू द पोल बहुत लो होती है। ठीक है। लो होती है। अब ऐसा क्यों? आपने देखा होगा धरती इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है। लाइक जो, अगर मैं रफली अगर स्ट्रक्चर बनाऊं, जस्ट सेकेंड। ठीक है। इस हाँ, ऐसे भी नहीं है यार। लाइक आपको दिख रहा होगा यहाँ से जो ना, धरती थोड़ी सी चपटी है। ये क्या हो जाता है, बार बार मिल जाता है मुझे, इसका जो ना रीजन नहीं पता पड़ पा रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये धरती भी नहीं है यार, ये तो कुछ भी नहीं बना। हंसो मत। ये भी धरती नहीं है, ये तो रोटी बन गई, कुलछा बन गया है तो। कुलछा है भाई, कुलछा ले लो, कुलछा। ये भी धरती नहीं है। हाँ, यही समझ लीजिए आप। ठीक है, इसे नहीं मान लीजिए। ठीक है। अब देखिए, ये जो साइड है इसकी धरती की, ये वाली, ये क्या है, यहाँ सेंटर है। तो यहाँ से इनकी हाइट ज्यादा है या फिर इसकी हाइट ज्यादा है? जहां पर हाइट ज्यादा है वहां पर ग्रेविटेशन कम होगा, जहां पर हाइट कम है वहां पर ग्रेविटेशन ज्यादा होगा। अब ऐसे ही देखा जाए तो यहाँ पर भी माउंटेन बिल्डिंग होती है। उन माउंटेन के अगर टॉप पर जाकर आप ग्रेविटेशन नापोगे तो will you be able to measure as high as gravitation you were getting in the areas where there is low depth?
low depth and which is touching the astrosphere very smoothly. Like मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप माउंटेन के टॉप पर जाकर खड़े हो जाएंगे, आपको उतना ग्रेविटेशन फोर्स नहीं महसूस होगा जितना कि आपको जब सब महसूस होगा जहां पर लावा निकल रहा हो, नीचे एस्टेनोस्फेयर टच हो रही हो। मतलब एकदम ऐसे ही नहीं जैसे कि मतलब मान लो आपने पैर रख दिया नीचे जमीन में, नहीं ऐसे नहीं। मतलब हो तकरीबन 10 किलोमीटर के तकरीबन डिस्टेंस है, ठीक है, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हो या फिर 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वो एस्टेनोस्फेयर वहां पर हो, तो आपको वहां पर ज्यादा गर्म लगेगा और वहां पर आपको ग्रेविटेशन ज्यादा महसूस होगा। This is why this is why we do feel variation in the gravitational force at different places at different latitudes on Earth. ठीक है, on Earth, and this is known as the gravity anomaly. ठीक है, anomaly, gravity anomaly. Anomaly एक तरीके से हम बोल सकते हैं anomaly क्रिएट नहीं हो जाती, गड़बड़, ग्रेविटी में गड़बड़। ठीक है, एनोमली एक स्थिरता, अनइवननेस। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम इसे अगर बोले तो। ठीक है, अनइवननेस हो सकती है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज है। अब जो सिस्मिक सोर्सेस हैं, सिस्मिक एक्टिविटी ने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करा है मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए इससे हमें क्या पता चलता है ग्रेविटी से, कि जो धरती के स्ट्रक्चर है वो हर जगह सेम नहीं है, वहां पर कुछ ना कुछ तो वेरिएशंस हैं। तो इसने हमें बता दिया ना कि भाई साहब ग्रेविटी अगर अलग अलग है तो बिल्कुल वेरिएशंस तो होंगी। ठीक है, वेरिएशंस तो होंगी। कहीं पर ग्रेविटी ज्यादा है तो कहीं पर कम है, कहीं पर ऐसे पार्टिकल्स आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं ग्रेविटी को जो गो थ्रू होने में, मतलब पास थ्रू होने में मदद नहीं कर रहे हैं। दे आर रेजिस्टिंग ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी कैसे आती है, when earth rotates on its own axis and the interior of the earth is made up of lots of iron, क्योंकि आयरन एक हैवी सब्सटेंस है, अदर जो मिनरल्स हैं वो भी उसके साथ हैं। अब वो जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। अब जब पृथ्वी घूमती है तो वो भी घूमता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड ही हमारी ग्रेविटी का कारण है। ठीक है, ये बात आप समझिए थोड़ा सा, जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे देन यू विल बी नोइंग मोर अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, इन डिटेल। ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि हाँ हमारी धरती में वेरिएशंस हैं। ठीक है, अब सिस्मिक एक्टिविटी ने भी काफी बड़ा रोल प्ले करा। अब ये सिस्मिक एक्टिविटी क्या होती है? सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक माने झंझनाहट, कपकपाहट। ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो प्रियंका चोपड़ा है उनकी जो सिस्टर हैं उनके शरीर में होती हैं, झंझनाहट कपकपाहट जो भी होती हैं। ठीक है, अब ऐसी ही झंझनाहट कपकपाहट हमारी धरती में भी होती हैं और उसी को हम बोलते हैं सिस्मिक एक्टिविटी। और सिस्मिक एक्टिविटी में हम पढ़ते हैं काफी सारी वेव्स। ठीक है, वेव्स, लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव्स। जितनी शॉर्ट वेव होंगी उसमें उतनी हायर एनर्जी होगी, जितनी लॉन्ग वेव होगी उसमें उतनी लोअर एनर्जी होगी। ठीक है, बस जो जो समझाता जा रहा हूँ वो समझते जाइए, सब चीज काम में आएंगी आपके। ठीक है, इसी चैप्टर में। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्योंकि साइंटिस्ट थे उनके अंदर खुराफाती चल रही थी सब। यार मैं तो पता लगा के रहूंगा कि धरती में कौन रह रहा, अंदर भीतर इसके कोई जानवर तो ना है, क्या पता मेरा दूसरा फुप्पा रह रहा हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं साइंटिस्ट जो थे हमारे, उनके दिमाग में चल रही थी कि भैया मेरी तो दादी मरी थी उस दिन, मैं तो देखूंगा धरती में कौन रहे। ठीक है, तो यही सारी चल रही थी। यार धरती में खजाना भी तो हो सकता है, मैं तो अरबपति बन जाऊंगा, तुझके 1 रुपया भी नहीं दूंगा मैं। ये भी चीजें चल रही थी। बट दे वर हैविंग सर्टेन थिंग्स इन देयर माइंड, एंड दैट्स व्हाई दे वर eagerly इन्वेस्टिंग देयर टाइम इन दिस पर्टिकुलर रिसर्च। ठीक है, लाइक व्हाट इज देयर इनसाइड द अर्थ, ये चीज समझ में आपको बात। अब देखिए अर्थक्वेक, यही टॉपिक खत्म कर लेते हैं अर्थक्वेक वाला, देन जो रिमेनिंग टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा मैं, बिकॉज अभी मुझे जो है ना नींद आ रही है थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ी सी नींद आ रही है। अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं हम। द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर। सिस्मिक वेव ने हमें बता दिया कि भाई साहब लेयर कौन कौन सी है। ठीक है, वो कैसे कैसे पता चला मैं बताऊंगा आपको। एक अर्थक्वेक, एक सिंपल वर्ड में बोले तो धरती का हिलना अर्थक्वेक कहलाता है। द शेकिंग ऑफ अर्थ इज नोन एज द
अर्थक्वेक, ठीक है। इट इज अ नेचुरल इवेंट है। डू वी नो, डू वी रियली नो कि व्हाट इज द फैक्टर दैट लीड्स टू एन अर्थक्वेक? क्या है वो फैक्टर जो कहीं ना कहीं अर्थक्वेक का कारण बनता है, ठीक है। यस 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 यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि यहाँ पर सर जी पागल हो गए हैं, ठीक है। मगर मैं पागल नहीं हुआ हूं, मैं जानता हूं, ठीक है। क्या है, हम देखिए जान सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर जी दोबारा पागल हो गए हैं, कि सर जी जान क्या सकते हैं? हम जान सकते हैं ये कि अर्थक्वेक कैसे बनता है। गाय माता है, उन्होंने पृथ्वी को अपनी सींग पर, एक सींग पर बिठा रखा है। फिर वो दूसरे सींग पर जब बदलती है तो अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है। ये जानते हैं सर जी। मगर सर जी कुछ और भी जानते हैं, ठीक है। सर जी ये भी जानते हैं कि अर्थक्वेक के कारण फॉल्टिंग हो सकती है, फॉल्टिंग हो सकती है, ठीक है। फॉल्टिंग हो सकती है ना। इंटीरियर में कोई भी एक रॉक का डिसबैलेंस, उससे फॉल्टिंग हो सकती है, उससे अर्थक्वेक बन सकता है। कन्वर्जेंट बाउंड्री भी एक कारण है अर्थक्वेक का, ठीक है। और क्या क्या चीज हो सकती है? डैम्स, dams are also the dams are also one of the reasons of the earthquake, ठीक है। अर्थक्वेक के डैम्स भी रीजन है। डैम्स में कभी कभी की दरार पड़ जाती है और वहां से पानी फूट जाता है, तो आसपास के एरिया धधक जाते हैं, धधक जाते हैं, धधक धक 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 धक, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये भी एक कारण है अर्थक्वेक के आने का, ठीक है। कैनाल्स में क्रैक पड़ जाते हैं, तब आ जाते हैं, ठीक है। पहाड़ पूरे के पूरे जब टूटते हैं तब आ जाते हैं। या हम बात करें कन्वर्जेंट बाउंड्री के साथ साथ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी एक तरीके से एक रीजन है। आप देखिए, ये फॉल्टिंग होती है मेरे भाई, ये फॉल्टिंग होती है, ये फॉल्टिंग होती है। इसको बोलते हैं जब एक पूरी की पूरी पठार होती है यूं वाली, अब इसमें से एक ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ मूव करने लग जाता है, तो ये एक ब्लॉक माउंटेन बन जाता है, ब्लॉक माउंटेन बन जाता है। और ये वाला, इसके आसपास भी एक और पत्थर होता है, ये भी इतना ही ऊंचा हो जाता है, ये भी इतना ही ऊंचा हो जाता है, तो ये वाले हिस्सा बन जाता है वैली, 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 ठीक है। समझ गए? अब देखिए, धीरे धीरे मान लीजिए, मानिए जी मानिए, मानिए जी मानिए और फिर जानिए, ठीक है। अब देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है, जस्ट सेकेंड, ये एक स्ट्रक्चर है, कैसे बनाते हैं उसको, हाँ, उस तरीके से बनाते हैं। आप देखिए ये वाली चीज, ठीक है, समझ में आई आपको बात? ऐसे बनाते हैं। ये तो होगी वैली, ठीक है। अब इस जगह पर कुछ ना कुछ तो अटक रहा होगा। मैं मार्कर चेंज करता हूँ ना, कौन सा लिया जाए? अरे मेरे को तो टेंशन ही बहुत होती है इन मार्करों में यार। ये वाला मान लीजिए, यहाँ पर ये जो है ना, ये पत्थर पूरा का पूरा ब्लॉक यहाँ पर अटक रहा है दोनों जगह पर। अब ये जब ये एकदम से छूटेगा, एकदम से छूटेगा, तो यहाँ पर शिवरिंग होगी, कपकपी होगी, तब ये कुछ ऐसा दिखेगा। मान लीजिए, यहाँ से मान लीजिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो नीचे आ जाएगा, मगर फिर यहाँ पर ये जो वेव क्रिएट होंगे ना, ये वेव क्रिएट होंगे, तो ये आसपास के इलाके हैं, ये सब दह जाएंगे। तो इस तरीके से फॉल्टिंग, यही फॉल्टिंग है। अब फॉल्टिंग क्या होती है, फॉल्टिंग भी बताता हूँ आपको। बढ़िया सी रॉक थी,
बारिश पड़ी, टेम्परेचर जो है आपको ये जानने में खुशी होगी कि जो रॉक्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं और एक्सपैंड होती हैं। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन चलता रहता है। जब गर्मी पड़ती है तो वो एक्सपैंड हो जाती है, सर्दी पड़ती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, दरारें पड़ती हैं, दरारें, फॉल्ट होते हैं। ठीक है। अब ये जो फॉल्ट होते हैं जब धीरे धीरे टूटते हैं, तो यहाँ से फॉल्ट क्रिएट होते हैं और उसके बाद से सिस्मिक एक्टिविटी जनरेट होती है। ठीक है। सिस्मिक एक्टिविटी जनरेट होती है, इसी को हम बोलते हैं अर्थक्वेक। ठीक है। ये वाला ब्लॉक हो गया। ठीक है। यहाँ पर ये मूवमेंट किस तरफ हो रही है, पत्थरों की इस तरफ मूवमेंट देख सकते हैं आप। ठीक है। मूवमेंट देख सकते हैं भाई, मूवमेंट है, मूवमेंट है। ठीक है। और ये ही मूवमेंट है। तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है। अब तो दिख गई होगी ना। तो चलो अब मैं आपको अर्थक्वेक, अब यहाँ पर यही चीज दे रखी है कि वाई डज क्यों, वाई डज द अर्थ शेक, अर्थ हिलती क्यों हिल रही है भाई, पूछकाओ जी, पूछकाओ जी, जी जाओ, फॉल्ट क्या है, मैंने बता दिया आपको तो। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड फॉल्ट, फोकस, जहां से एनर्जी रिलीज होती है, ये वाला भाई साहब, ये तो ऊपर आ गया ये वाला। ठीक है, जहां से एनर्जी रिलीज होती है वो है फोकस। और जो इसके ऊपर वाला जहां पर हमें महसूस होती है ना, उसको बोलते हैं एपिक सेंटर। ठीक है। एपिक सेंटर, या फिर हम बोलते हैं हाइपो सेंटर। ठीक है। ऑफन अल्टरनेटिवली हाँ, फोकस को बोलते हैं हाइपो सेंटर। और जहां पर हमें मतलब महसूस होती है, द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस, उसको बोलते हैं एपिक सेंटर। ठीक है। द फर्स्ट, जहां पर हमें फर्स्ट वेव जो अर्थक्वेक की महसूस करने के लिए मिलती है, उसको बोलते हैं एपिक सेंटर। ठीक है। अर्थक्वेक वेव के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इसको यहीं रोक देते हैं। ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिए यार थोड़ा सा तो। ठीक है। सो दैट कि मैं भी आप लोगों के लिए डेली कंटेंट लेकर आ सकूं। ठीक है। आपके जैसे और भी बच्चे हैं यार, अगर आप मेरी सपोर्ट करोगे तो मैं उनकी भी सपोर्ट कर पाऊंगा फिर। ठीक है। थोड़ा सा तो आप कोऑपरेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जहां भी आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा बहुत आप चाहते हैं कि मैं सर जी की मदद कर दूं थोड़ी सी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। ठीक है। और बस इतना ही कर दीजिए, बस मेरे लिए बहुत होगा। ठीक है। तो फिलहाल तो अभी हम यहीं रोकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, अर्थक्वेक वेव्स। ठीक है। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो with this particular topic, that is the earthquake waves. And here in this topic I'll be making you understand about the seismic activity, how we got to know about the interior of the earth. Like, I did not do anything, I'm just teaching you all. Okay. I did not do anything. Those were the scientists only who did all the research and who brought out the hypotheses or the theories, so that we people today can understand or learn about the earth. Okay. So this is it. So let's meet again in the next video. Till then, I would like to take the leave. Thank you. Bye bye. Jai Hind.